तो क्या हो कि अगर आप लोग एक ऐसे टनल में फंस जाओ जहां से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता ना हो, साथ ही उस जगह पर 1 घंटे का समय 1 हफ्ते के बराबर हो। खैर, अभी तो सूत्रों के मुताबिक दुनिया में कोई ऐसी टनल मौजूद नहीं है, लेकिन फिल्मी दुनिया में एक मल्टीवर्स की तरह सब कुछ पॉसिबल है। आप जो चीज सोच सकते हो वो वहां पर पॉसिबल हो सकती है। और आज की हमारी कहानी होने वाली है एक ऐसी ही टनल के ऊपर जिसमें 1 घंटे का मतलब था 1 हफ्ते का समय। तो कहानी की शुरुआत में हम लोग एक औरत को देखते हैं जिसकी गाड़ी बारिश के मौसम में एक सुनसान रोड पर खराब हो गई थी, और अब वो अकेली वहां पर किसी की मदद का वेट कर रही थी। तभी वहां पर एक ट्रक ड्राइवर पहुंच जाता है। वो उस औरत को मदद के लिए ऑफर करता है, पर क्योंकि वो ड्राइवर बहुत ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा था और साथ ही उसका बिहेवियर भी थोड़ा अजीब सा था, तो वो औरत उससे मदद नहीं लेती। पर उतने में ही पीछे से एक आदमी आ जाता है जो कि काफी अच्छा दिख रहा था और उसका बिहेवियर भी काफी अच्छा था। और तब उस आदमी के अच्छे बिहेवियर को देखते हुए वो औरत उससे मदद लेती हुई उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। पर अब वो थोड़ा सा दूर गई ही थे कि तभी अचानक से ही वो औरत नोटिस करती है कि उस आदमी की गाड़ी के पीछे किसी की लाश रखी हुई थी। और इस बात का मतलब साफ था कि असल में इस औरत के साथ अभी मोए मोए हो गया था, क्योंकि जिस आदमी को ये देवमानस और सज्जन पुरुष समझकर उसके साथ आई थी वो आदमी असल में एक सीरियल किलर था। अब वो औरत अपने बचाव में कुछ कर पाती कि उतने में ही वो आदमी उसके ऊपर एक रेंच से अटैक कर देता है, जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होकर 1 हफ्ते बाद आता है। तब हम लोग एक बस को देखते हैं जो कि उसी सेम रूट से जा रही थी। उसमें एक पैसेंजर जिसका नाम वैन था, वो एक इंश्योरेंस एजेंट था। वो बस के ड्राइवर टोनी को उस औरत के केस के बारे में बताता है जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। और तब हम लोग वैन की बातों से ये बात भी जान पाते हैं कि असल में जिस सीरियल किलर ने उस औरत को पकड़ा था वो औरतों को मारने के बाद उनकी बॉडी के किसी न किसी पार्ट को काट कर अपने पास रख लिया करता था, जो ज्यादातर शादीशुदा औरतों की छोटी उंगली हुआ करती थी। अब इस बात को जानने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक थे, क्योंकि इस बारे में किसी को भी नहीं पता था। पर अभी कोई भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। खैर, तभी अचानक से बस के रेडियो से सबको ये बात पता चलती है कि आगे की रूट पर एक एक्सीडेंट होने की वजह से रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। ये बात जानने के बाद सब लोग काफी ज्यादा परेशान होती हैं, क्योंकि सबको अपने काम पर टाइम पर पहुंचना था। इसीलिए तब टोनी बस को एक कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो उस रास्ते पर चलते रहेंगे तो शायद वो आगे टाइम पर पहुंच जाएंगे। अब उस रास्ते पर चलते हुए वो एक टनल के पास आ जाते हैं जिसके अंदर उन्होंने बस को चलाया ही था कि उसी दौरान हम लोग बस में बैठी एक औरत जिंग को देख पाती हैं जो कि कॉल पर किसी से बात कर रही थी। पर अचानक से ही वो गुस्से में आ जाती है और गुस्से में अपने फोन को बाहर फेंक देती है। पर किसी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। तब टोनी भी बस को लेकर आगे बढ़ता रहता है और अचानक से ही बस के सामने एक चेन नाम का आदमी आ जाता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग शॉक थे और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये आदमी इस टनल के अंदर क्या कर रहा है। मगर अभी चैन से कोई भी कुछ भी नहीं कहता और हम लोग चैन को देखते हैं जो कि खुद भी चुपचाप बस के अंदर आकर बैठ जाता है, जैसे ना जाने वो कब से बस का इंतजार कर रहा हो। और तब टोनी भी बस को वापस से चलाना चालू कर देता है। सबको बस यही इंतजार था कि वो लोग जल्दी से जल्दी इस टनल से बाहर निकले। उसी दौरान हम लोग ली नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि बस में बैठकर ही न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तब वो न्यूज़पेपर के अंदर चैन की फोटो को नोटिस करता है, और तब उस फोटो के बगल में लिखे आर्टिकल को पढ़ने के बाद ली को ये बात पता चलती है कि चैन असल में एक हत्यारा था। अब इस बात को जानने के बाद ली काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, पर अभी वो इस बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताता। वो चुपचाप अपने पास एक नाइफ को उठाकर रख लेता है कि अगर आगे चलकर उसे जरूरत पड़े तो वो चैन से अपनी जान को बचा पाए। अब टोनी को लगभग बस चलाते हुए 30 मिनट से ज्यादा का समय बीत चुका था, मगर अब भी वो उस टनल से बाहर नहीं निकले थे, जिस बात की वजह से सभी लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उन्हें ये बात पता थी कि चाइना में सबसे बड़ा टनल सिर्फ 11 किलोमीटर का था, जिसको क्रॉस करने में सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता था। इसका मतलब यही था कि वो लोग एक ऐसे एंडलेस टनल में फंस गए थे जिसका कोई आखिरी छोर नहीं था। अब इस बात के समझ आते ही टोनी तुरंत ही बस को वापस से मोड़ता है और उसी तरफ जाने लगता है जहां पर से वो आया था। पर अब काफी दूर जाने पर भी उसे वो रास्ता भी नहीं मिलता जिससे वो टनल के अंदर दाखिल हुआ था। अब धीरे धीरे बस में सभी लोग काफी ज्यादा परेशान होने लग गए थे। तब हम लोग जिंग को देखते हैं जो कि अभी के समय पर प्रेग्नेंट थी, और वहां पर हम लोग सारा नाम की एक औरत को भी देख पाती हैं जो असल में एक मॉडल थी। और उन दोनों के अलावा बस में पार्क और पैंग भी थे जो कि भाई बहन थे। पैंग हर चीज से बहुत ज्यादा डरा करता था, इसीलिए पार्क उसकी हमेशा मदद करा करती थी और उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करती थी। अभी के समय पर किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार वो किस जगह पर फंस गए हैं, इसीलिए टोनी तुरंत ही बस को रोकता है और सभी लोग नीचे आ जाते हैं। अब बस से नीचे उतरने के बाद जिंग वहां पर अपने टूटे हुए उसी फोन को नोटिस करती है जिसको उसने टनल की शुरुआत में बस से बाहर फेंका था, जिसे देखने के बाद जिंग काफी ज्यादा शॉक होती है और वो तुरंत ही इस बारे में बाकी सबको बताती है। अब जिंग की बात जानने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक थे। सब चाहते थे कि वो उसकी बात पर भरोसा ना करें, पर उसके टूटे हुए फोन को देखने के बाद उसकी बात को झुटलाया भी नहीं जा सकता था, इसीलिए सब लोग और ज्यादा परेशान होने लगते हैं। तब वहां पर चैन डिसाइड करता है कि वो टनल में आगे जाकर देखेगा कि आगे कोई रास्ता है या फिर नहीं।
लेकिन ली, जिसको ये बात पता चल गई थी कि चैन असल में एक सीरियल किलर है, वो उसके पीछे पीछे उसके साथ जाता है ताकि वो उसकी हर हरकत पर नजर रख सके और ताकि वो आगे चलकर टनल में कहीं पर खो ना जाए। इसीलिए ली डिसाइड करता है कि वो किसी डोर को पकड़कर आगे बढ़ेगा और लकीली वहां पर जिंग के पास एक ऊन मौजूद होता है, जिसका वो एक डोर ली को पकड़ा देती है और एक डोर खुद पकड़ लेती है और तब ली और चैन दोनों ही साथ में टनल में आगे बढ़ने लगते हैं। अब वो दोनों आगे बढ़ते हुए काफी दूर आ गए थे, तब हम लोग देखते हैं कि अचानक से ही टनल में फॉग आने लगता है और वहीं पर हम लोग बाकी सबको देख पाते हैं, जो कि नोटिस करते हैं कि टनल के दूसरी तरफ से उनकी तरफ दो परछाई आ रही थी। फिर जब वो दोनों परछाई थोड़ा सा और आगे आती हैं तो सब लोगों को पता चलता है कि वो दोनों असल में चैन और साथी ली ही थे, जिन्हें देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होती हैं, क्योंकि वो दोनों सीधे रास्ते से गए थे और वो टनल की दूसरी तरफ से वापस आ रहे थे। अब ये सब देखने के बाद तो सभी लोगों के दिमाग का एकदम फ्यूज उड़ गया था। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए, पर सबको ये बात तो समझ में आ गई थी कि क्यों इतनी देर बस से ट्रैवल करने के बावजूद भी वो टनल की दूसरी तरफ नहीं निकले, क्योंकि ये टनल बार बार उन्हें एक ही जगह पर घुमाई जा रही थी जहाँ पर से उन्होंने शुरू करा था। अब किसी को ये बात नहीं पता थी कि वो लोग कितने समय तक उस टनल में फंसे रहेंगे और वो लोग वहां से कैसे बाहर निकलेंगे। इसीलिए ली वहां पर सभी लोगों के खाने पीने के सामान को इकट्ठा कर लेता है ताकि वो आगे चलकर उन सबको बराबर हिस्सों में बांट पाए। अब थोड़ी देर बाद हम लोग ली, टोनी, वोंग और साथ ही चैन को देख पाते हैं, जिन्होंने डिसाइड करा था कि वो टनल में आगे जाकर बाहर निकलने के रास्ते के बारे में कुछ पता करेंगे। उसी दौरान हम लोग बाकी सबको देख पाते हैं जो कि बस के अंदर लेट गए थे ताकि वो थोड़ा सा आराम कर सके। तब सारा, फैंग, जिंग और पार्क सो जाते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद जब जिंग की आंख खुलती है तो वो देखती है कि बस में पूरी तरह से जंग लग चुका था, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक होती है, क्योंकि उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार बस में जंग कहाँ से लगा और उसमें इतनी सारी धूल कहाँ से आई। तब वो बाकी सबको उठाती है, पर किसी को भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार बस के साथ ऐसा कैसे हुआ। फिर वो लोग नीचे उतरते हैं तो उतने में ही वहां पर बैंग, ली, टोनी और साथ ही चैन भी वापस आ गए थे, जो जब बस का हाल देखती हैं तो उनका भी दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर जब वो लोग अपने खाने को चेक करते हैं तो उनका खाना भी पूरी तरह से खराब हो गया था, जिसे देखने के बाद सबको ये बात भी समझ में आ जाती है कि इस टनल में टाइम जोन बिल्कुल अलग तरीके से चलता है। इसका मतलब यही था कि अगर बाहर की दुनिया में किसी ने 1 घंटा बिताया है तो वो 1 घंटा इस टनल के 1 हफ्ते के बराबर होगा। और क्योंकि वो काफी समय से टनल के अंदर मौजूद थे और बारिश होने की वजह से टनल के अंदर मॉइस्चर भी मौजूद था, इसीलिए कुछ ही समय में उनकी बस के ऊपर जंग लग गया। अब जब वो लोग इस बारे में बस में बैठकर बातें कर रहे थे तभी अचानक से ही टोनी को बस के अंदर उसी टनल का एक मैप मिलता है, जिसे देखने के बाद टोनी काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि उसे ये बात पता थी कि वो आज से पहले उस टनल में कभी भी नहीं आया है। पर अभी टोनी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता और ली के साथ उस मैप को स्टडी करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि इस टनल के आसपास और भी काफी सारी चीजें हैं। अब वो लोग इस बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से ही टनल की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और जब लाइट वापस आती हैं तो सब लोग देखते हैं कि ली वहां से गायब था। जिस जगह पर ली खड़ा हुआ था उस जगह पर काफी सारा खून फैला था और उस जगह पर से ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी लाश को अपने साथ घसीट कर कहीं पर लेकर गया हो। ये चीज देखने के बाद सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, पर डरते हुए वो लोग उस खून का पीछा करते हुए टनल की एक दीवार के पास पहुंच जाते हैं। उस दीवार को टोकने पर ऐसा लग रहा था जैसे उस दीवार के पीछे कोई रास्ता हो। तब सभी लोग उस दीवार को तोड़ देते हैं और वो देखते हैं कि उस जगह पर एक सीक्रेट रूम था, जिसे देखने के बाद सब लोग उसके अंदर चले जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर काफी सारी चीजें मौजूद थी, जैसे कि काफी सारी न्यूज़पेपर कटिंग जो कि मिसिंग लोगों के बारे में थी। साथ ही उस जगह पर जार में काफी सारी औरतों के कटे हुए हाथ रखे हुए थे, जिसे देखने के बाद सब लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग समझ गए थे कि ये रूम असल में उसी सीरियल किलर का है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। पर क्योंकि सबको ये बात भी पता थी कि अगर वो इस टनल से बाहर निकलना चाहते हैं तो उन्हें बाहर निकलने का क्लू भी उसी रूम से मिलने वाला था, इसीलिए सब लोग तुरंत ही उस क्लू को ढूंढने में लग जाते हैं। तब उन्हें वहां पर एक अजीब सा कैलेंडर मिलता है जिसमें सिर्फ 15 जुलाई की डेट लिखी हुई थी। और तब चैन को वहां पर एक सीक्रेट मैप भी मिलता है, जिसे देखने के बाद उसे उस टनल की डिजाइन थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगती है, जिसे देखने के बाद उसे ये बात पता चलती है कि असल में उस टनल से 6 रास्ते जुड़े हुए थे और अगर उन्हें उस टनल से बाहर निकलना था तो उन्हें कहीं ना कहीं उन 6 रास्तों को क्रॉस करना पड़ेगा। ये लोग एक टनल को तो क्रॉस कर चुके थे और अब इनके सामने 5 टनल और आने वाली थी, और उन सभी टनल की खास बात ये थी कि उन सभी का टाइम जोन अलग अलग था। अब ये सब देखने के बाद चैन के साथ सभी लोग काफी ज्यादा परेशान थे। तब चैन वापस से उस कैलेंडर को देखने लगता है जिस पर सिर्फ 15 जुलाई की डेट लिखी हुई थी। उसे देखने के बाद उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है और वो तुरंत ही उस कैलेंडर को उतार लेता है, जिसके पीछे एक खुफिया रास्ता था जिसकी मदद से अब वो लोग दूसरी टनल में पहुंच जाते हैं। अब उन लोगों के दूसरी टनल में जाते ही हम लोग उस रूम में रखे एक टीवी को देख पाते हैं, जो कि अपने आप ही चालू हो गया था और उसमें एक औरत की फुटेज को दिखाया जा रहा था जो एक केव में बंद थी, जिसमें धीरे धीरे कर पानी भर रहा था।
अब सबसे शॉकिंग बात ये थी कि उस दूसरी टनल में भी उनकी बस खड़ी हुई थी और साथ ही उस जगह पर काफी ज्यादा वायरिंग भी हो रखी थी, जो देखने के बाद किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। पर वो लोग जल्दी से उस बस के अंदर जाकर कुछ खाने पीने के लिए ढूंढने लगते हैं। तब किस्मत से उन्हें एक बक्सा मिलता है जिसके अंदर काफी सारी मैगी रखी हुई थी, जिसे देखने के बाद सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। पर उसी दौरान हम लोग टोनी को देख पाते हैं, जिसे जब ये बात समझ में आती है कि उसके लिए खाना कम पड़ सकता था, तो वो तुरंत ही अपने पास मौजूद एक गन को निकालता है और सबको गन पॉइंट पर लेते हुए उनसे सारी मैगी छीन लेता है। अब थोड़ी देर बाद सभी लोगों को बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है, पर टोनी किसी को भी कुछ भी खाने के लिए नहीं देता। उस दौरान हम लोग सारा को देख पाते हैं, जिससे भूख बर्दाश्त नहीं होती और वो टोनी को अपने साथ फिजिकल रिलेशन बनाने का ऑफर करती है, जिसके बदले में उसने उससे एक मैगी का पैकेट मांगा था। तब टोनी भी इस सारा के ऑफर को मना नहीं कर पाता और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए बस के अंदर चला जाता है। उसी दौरान हम लोग बैंक को देख पाते हैं, जिससे भी भूख बर्दाश्त नहीं होती और जब टोनी और सारा आपस में बिजी होते हैं तो वो तुरंत ही उस डब्बे के पास जाकर उसमें से एक पैकेट को किसी तरह से चुरा लेता है। लेकिन टोनी को इस बारे में समझ में आ गया था, इसीलिए जैसे ही वो बाहर आता है तो वो वैंग को जान से मारने लगता है। पर वो उसे जान से मार पाता कि अचानक से ही हम लोग एक परछाई को देख पाते हैं, जो कि तुरंत ही टोनी के पास आती है और उसे जान से मार देती है। तब किसी को भी समझ में नहीं आता कि टोनी कैसे मर गया, पर कोई भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसी दौरान हम लोग वैंग को देखते हैं, जिसका मैगी का पैकेट बस के नीचे गिर गया था। इसीलिए जब वो उसको उठाने के लिए नीचे झुकता है तो उसे दिखाई देता है कि बस के नीचे असल में एक मैनहोल है। अब इस बारे में जब बाकी सबको पता चलता है तो वो तुरंत ही उस बस को खिसकाते हैं और उस बस के नीचे मैनहोल में चले जाते हैं। तब वो उस दूसरे रूम में पहुंच गए थे, जहाँ पर से उन्हें तीसरी टनल में जाने का रास्ता मिलने वाला था। उस वाले रूम का हाल भी पिछले वाले रूम की तरह ही था। यहाँ पर भी काफी सारी न्यूज़पेपर कटिंग्स लगी हुई थी, जिस पर मिसिंग लोगों की कंप्लेंट थी और साथ ही वहाँ पर भी काफी सारे जार रखे हुए थे, जिनके अंदर औरतों के बॉडी पार्ट्स थे। साथ ही वहाँ पर जो टीवी मौजूद थी, वो लोग उसमें उस औरत को भी देख पाते हैं, जो कि धीरे धीरे कर उस गुफा में डूब रही थी। इसका मतलब यही था कि उस सीरियल किलर ने उस औरत को कहीं पर छुपा कर रखा हुआ था और अब वो औरत मरने की कगार पर थी। तब चैन वहां पर सेम कैलेंडर को नोटिस करता है, जैसा उसे पिछले वाले रूम में देखने को मिला था। और जब वो इस बार उस कैलेंडर को हटाकर देखता है तो वहां पर भी एक सीक्रेट डोर मौजूद था, जिसकी मदद से वो एक तीसरे टनल में आ जाते हैं। वो टनल असल में काफी ज्यादा वेट थी और साथ ही इस बार जब वो अपने बस के अंदर जाते हैं तो वहां पर वो देखते हैं कि सब कुछ सड़ चुका है और साथ ही वहां पर काफी सारे रैट्स और काफी सारे स्नेक्स भी मौजूद थे। वो चीज देखने के बाद किसी से भी वहां पर रहा नहीं जाता और वो तुरंत ही उस जगह से बाहर आ जाते हैं। लेकिन वैंग, जिसको अब और ज्यादा भूख लग रही थी, वो वहीं पर मौजूद एक मैगी को खाने लगता है, जो कि पूरी तरह से सड़ चुकी थी, पर उससे वो नहीं खाई जाती और वो वहां पर उल्टियां कर देता है। अब उसकी ऐसी हालत देखने के बाद जिंग वहां पर उसे अपना एक बिस्किट देती है, जो कि उसने छुपा कर रखा हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि वो प्रेग्नेंट है और उसे टाइम टू टाइम खाने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन जिंग के पास मौजूद बिस्किट के पैकेट को देखकर वोंग के मन में लालच आ जाता है और वो तुरंत ही अपने पास मौजूद गन को निकाल लेता है, जो उसने तब अपने पास रख ली थी जब टोनी को किसी ने जान से मार दिया था। साथ ही अब वोंग को ये भी लगने लग गया था कि जैसे पहली और दूसरी टनल में ली और साथ ही टोनी के मरने के बाद ही उन्हें आगे की टनल का रास्ता दिखाई दिया था, तो हो सकता है कि अगर वो इस टनल में भी किसी को जानबूझकर मार दे तो उन्हें आगे का रास्ता मिल जाए। तब वोंग वहां पर डिसाइड करता है कि वो फैंग या फिर जिंग को ही जान से मारेगा, क्योंकि वो दोनों ही वहां पर सबसे ज्यादा कमजोर थे। जो चीज देखते हुए चैन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर उस दौरान हम लोग देख पाते हैं कि वोंग उसके कंधे पर शूट कर देता है, जिसके बाद वो फैंग को मारने के लिए अपने साथ उसी रूम में लेकर चला गया था, जिससे वो तीसरी टनल में आए थे। पर वहां पर जाने के बाद अचानक से ही उसके ऊपर पीछे से पार्क हमला कर देती है, क्योंकि वो अपने भाई को किसी भी हालत में बचाना चाहती थी। पर पार्क वोंग को नुकसान पहुंचा पाती उससे पहले ही वोंग पार्क को शूट कर जान से मार देता है। उसी दौरान हम लोग देखती हैं कि वोंग का पागलपन अब और ज्यादा बढ़ गया है। साथ ही वो डिसाइड करता है कि अब वो सारा को भी जान से मार देगा, पर वो सारा को जान से मार पाता कि अचानक से ही पीछे से उसे कोई स्टैप करता है और वोंग वहां पर मर जाता है। पर अभी भी किसी को ये बात समझ में नहीं आती कि वोंग वहां पर कैसे मरा, पर अभी कोई भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो लोग किसी तरह से आगे का रास्ता ढूंढते हुए आगे के रास्ते पर चले जाते हैं। अब वो लोग चौथी टनल में पहुंच गए थे, जहां पर आने के बाद वो देखते हैं कि वहां का माहौल कुछ अलग ही था। वहां पर सभी लोगों को काफी ज्यादा हेलुसिनेशन हो रहे थे, पर अभी किसी तरह से वो लोग अपने दिमाग के ऊपर काबू करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। उस दौरान हम लोग देखते हैं कि सारा बस में जाकर बैठ जाती है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। तभी जिंग को भी लेबर पेन होना चालू हो जाता है, जो देखते हुए चैन उसके पास ही रुक जाता है। पर हम लोग बस में देख पाते हैं कि वहां पर सारा को लग रहा था कि बस में काफी सारे लोग आ रहे हैं, जिन्हें देखने के बाद वो उनसे बातें करने की कोशिश करने लगती है। पर धीरे धीरे सारा काफी ज्यादा डर गई थी, इसीलिए वो तुरंत ही बस से नीचे उतरती है और टनल के दूसरी तरफ भागना चालू कर देती है। जिस दौरान वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गई थी जहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, जिन्हें देखने के बाद सारा और ज्यादा डर जाती है और भागती हुई आगे चली जाती है।
तब वो भागते हुए एक मिरर के पास पहुंच जाती है। वो उस मिरर के सामने रखी चेयर पर जाकर बैठती है कि तभी अचानक से ही हम लोग अंधेरे में देखते हैं कि पीछे से एक साया आकर उसकी गर्दन के ऊपर चाकू रखता हुआ उसकी वीगस नर्व को कट कर उसे जान से मार देता है। पर अभी हमें नहीं बताया जाता कि इन सभी लोगों को कौन जान से मार रहा था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जिंग की डिलीवरी भी हो जाती है और चेन और साथ ही फैंग उसके साथ आगे बढ़ने लगती हैं और अब वो लोग फिफ्थ टनल के पास पहुंच गए थे। अब थोड़ा सा आगे जाने पर जिंग अचानक से देखती है कि उसका अभी का पैदा हुआ बच्चा मर गया था, जो देखने के बाद जिंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तब चैन उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन जिंग अचानक से ही चैन को स्टेप करके जान से मार देती है। चैन को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर अब उसकी आंख एक लैब के बेड पर खुल जाती है, जहां उसकी बॉडी से बहुत सारे इक्विपमेंट को अटैच करके रखा गया था और बगल में एक और आदमी भी लेटा हुआ था। वो लैब असल में एक मिलिट्री की थी, जहां मिलिट्री के लोगों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि असल में वो सीरियल किलर जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था उसका नाम जेम्स था, और जिस औरत ने उससे लिफ्ट मांगी थी उसका नाम सियारा था, जिसको उसने किडनैप कर लिया था। इसका मतलब यही था कि उसने उस समय पर उसे जान से नहीं मारा था, बल्कि बस उसे घायल कर कहीं पर छुपा दिया था। खैर, उसने सियारा को एक ऐसी जगह पर छुपाया था जिसके बारे में सिर्फ जेम्स को ही पता था, पर उस समय पर जेम्स की एक लोकेशन के बारे में पुलिस वालों को भी पता चल गया था, और जब जेम्स उनसे भागने की कोशिश कर रहा था तो उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होने से जेम्स कोमा में चला गया था। और तब से ही पुलिस वाले सियारा को ढूंढने में लगे हुए थे, मगर किसी को भी ये बात नहीं पता थी कि जेम्स ने सियारा को कहां पर छुपाया है। और क्योंकि अब जेम्स के कोमा में जाने की वजह से उसे इंटेरोगेट भी नहीं करा जा सकता था, इसीलिए सियारा के हस्बैंड चैन ने ही जेम्स के सबकॉन्शियस माइंड में जाने का डिसाइड करा था, ताकि वो वहां पर जाकर जेम्स को कोमा से बाहर लेकर आए और उससे अपनी बीवी का पता पूछ सके। असल में चैन एक साइकोथेरेपिस्ट था और उसने काफी समय एक ऐसी ही मशीन को बनाने में लगा दिया था जिसकी मदद से वो किसी की भी चेतना के अंदर जा सकता था। और अब जाकर हम लोग समझ पाते हैं कि असल में हमने सियारा के किडनैप होने के बाद जो भी देखा वो बस जेम्स की माइंड के अंदर था। खैर, अब चेन जाकर मिलिट्री जनरल से बातें करते हुए उन्हें बताता है कि उसने जेम्स के माइंड में एक टनल को देखा था, साथ ही उसने सियारा को एक केव टाइप जगह में देखा था जहां पर वो डूब रही थी। इसका मतलब यही था कि शहर के पास मौजूद किसी टनल के पास ही सियारा को कैद करा गया था। पर अभी के समय पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि आसपास के एरिया में बहुत ज्यादा रेनफॉल होने की वजह से जल्दी ही बाढ़ आने वाली थी, इसीलिए अब उन्हें जल्दी से जल्दी सियारा को ढूंढना था, नहीं तो वो सच में बाढ़ में चली जाती। तब चैन कुछ सोचने लगता है और तब हमें ये बात भी पता चलती है कि असल में जेम्स प्रोफेशनली एक किलर के साथ साथ एक टनल इंजीनियर भी था, इसीलिए उसके माइंड में उसने एक टनल बना ली थी जिसमें से वो खुद ही बाहर नहीं निकल पा रहा था। साथ ही 15 जुलाई की डेट को असल में जेम्स के पेरेंट्स की डेथ हुई थी। उसकी माँ एक मॉडल थी और पिता एक इंश्योरेंस एजेंट, पर अचानक से ही एक दिन जेम्स के पिता को पता चला कि जेम्स की माँ का उसके ही ड्राइवर के साथ अफेयर है। इसीलिए जब उसने गुस्से में उससे बात करने की कोशिश करी तो जेम्स की माँ ने सबसे पहले जेम्स के पिता को मारा और बाद में खुद भी सुसाइड कर लिया। और उसी बचपन के ट्रॉमा की वजह से जेम्स ने भी अपने माइंड में अलग अलग पर्सनैलिटीज बना ली थी, और इसका मतलब यही था कि बस के अंदर हमने जितने भी लोगों को देखा था वो असल में जेम्स की ही अलग अलग पर्सनैलिटी या कहें तो उसके दिमाग की एक उपज थी। जैसे अगर टोनी के बारे में बात करी जाए तो वो जेम्स की डोमिनेटिंग और साथ ही गुस्सेल नेचर को शो करता था। ली जैसा कि सबकी मदद करने की सोचता था तो वो जेम्स के अच्छे और फ्रेंडली नेचर को शो करता था। सारा उसकी माँ के नेचर को शो करती थी, क्योंकि वो बस अपने फायदे के लिए टोनी के साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो गई थी, और वो एक मॉडल भी थी। बॉन्ग जो एक इंश्योरेंस एजेंट था वो उसके पिता के नेचर को शो करता था। साथ ही बैंग और पार्क जेम्स के बचपन के नेचर को शो करते थे, जैसा कि वो बचपन में हुआ करता था। वो बचपन में बहुत ज्यादा डरा रहता था और उसे खुद ही अपने आप को संभालना पड़ता था। और रही बात जिंग की, तो हो सकता है कि वो जेम्स की सॉफ्ट बट क्लेवर साइड को शो करती हो, पर उन सब के अलावा वहाँ एक और पर्सनैलिटी थी जिसने बाकी सबको मारा था और किसी को भी उसके बारे में नहीं पता था। अब ये सारी बातें जानने के बाद जनरल कुछ सोचने लगता है, साथ ही अब वो चैन से डायरेक्ट जेम्स से बात करने को बोलता है, क्योंकि अब तक चैन सिर्फ अलग अलग पर्सनैलिटीज से बात कर रहा था जो जेम्स की थी। और अब ये बात सुनने के बाद चैन एक बार वापस से जेम्स की चेतना में आ जाता है, जहां आकर वो सीधा जेम्स से बातें करते हुए उससे पूछना चालू कर देता है कि सियारा कहां पर है, मगर जेम्स उसे कुछ भी नहीं बताता। और तब उसकी बातों से हम लोग जान पाते हैं कि असल में जेम्स सिर्फ उन औरतों को मारता था जिनका शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, और ऐसा जेम्स इसी वजह से करता था क्योंकि उससे ऐसी औरतों को मारने में बहुत ज्यादा सुकून मिलता था, क्योंकि बचपन के समय में उसकी माँ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से ही जेम्स की पूरी लाइफ बर्बाद हो गई थी, और इसीलिए जेम्स को उसकी माँ जैसी औरतों से सख्त नफरत थी। और इस बात का मतलब साफ था कि सियारा मतलब चैन की बीवी का भी किसी के साथ अफेयर था। वेल, चैन को इस बारे में खबर तो थी, मगर वो काम में बिजी होने की वजह से सियारा को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था, और इसीलिए वो इससे कभी भी इस बारे में पूछ भी नहीं पाया।
पर अभी के समय पर चेन जेम्स से किसी तरह से सियारा की लोकेशन निकलवाने की कोशिश करता है, लेकिन जेम्स उसकी बात को नहीं सुनता और वहां से भागने लगता है। तब उसका पीछा करते हुए चेन ने जेम्स के पास्ट के सारे इवेंट्स को देखा था, जिसे देखकर उसे जेम्स के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। पर तभी अचानक से ही चेन को कुछ याद आता है और वो डिसाइड करता है कि वो उस जगह से असली जेम्स को नहीं बल्कि सबसे कमजोर जेम्स यानी कि फैंग को बाहर निकालेगा, क्योंकि वो सबसे काइंड और बुद्धिमान था। और अगर ऐसा होता है तो जेम्स रियल लाइफ में भी बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा। और ऐसा इसी वजह से क्योंकि उसकी बाकी की सारी इविल पर्सनैलिटी यहाँ पर पहले से ही बंद थी। इसीलिए अब चैन फेंग के पास जाता है और उससे सियारा की लोकेशन के बारे में पूछने लगता है। तब फेंग भी उसे सब कुछ बताने वाला था, मगर तब बीच में पार्क आ जाती है जो थोड़ी क्लेवर थी। और जब उसे लगने लगता है कि चैन उसे धोखा देगा तो वो तुरंत ही वहां पर से फेंग को खींचते हुए ले जाती है, जो देखकर चैन एक बार वापस से उनका पीछा करता है और अब जाकर उसके सामने वो पर्सनैलिटी आ जाती है जिसने बाकी सबको मारा था। मगर उस बंदे की शक्ल देखने के बाद तो चैन के एकदम होश उड़ गए थे, क्योंकि वो इविल पर्सनैलिटी असल में जेम्स की नहीं बल्कि कुछ चैन की ही थी। और उसने एक एक करके जेम्स की सारी पर्सनैलिटीज को टनल में इसी वजह से मार दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सियारा जिंदा बचे। और वो इस बात को भी जानता था कि अगर चैन वहां पर किसी से भी थोड़ा सा घुमा फिरा कर सवाल पूछ लेगा तो उसे सियारा की असली लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा। अब चैन की इविल पर्सनैलिटी वहां पर क्या कर रही थी, तो इस बात को इस तरह से समझा जा सकता है कि चैन और साथ ही जेम्स दोनों के ही दिमाग को आपस में मर्ज करा गया था। इसका मतलब यही था कि उन दोनों के ही गुड और साथ ही बैड वर्जन एक दूसरे के माइंड में ट्रेवल कर सकते थे और उनकी चेतना में जा सकते थे। और कहीं ना कहीं काम में बहुत ज्यादा बिजी होने के बावजूद भी चेन की एक पर्सनैलिटी के दिमाग में यही था कि शायद सियारा को उसे धोखा नहीं देना चाहिए था, और वही उसकी बैड पर्सनैलिटी बनी जिसने एक एक करके जेम्स की सभी गुड पर्सनैलिटीज को जान से मार दिया, जो आगे चलकर चेन को सियारा की लोकेशन के बारे में बता सकती थी। अब ये सारी बातें जानने के बाद चेन वहां पर अपनी ही इविल पर्सनैलिटी से लड़ाई करने की कोशिश करने लगता है, ताकि वो जल्दी से जल्दी फैंग को बचाकर वहां से निकल सके। पर वहां पर उसकी इविल पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, जो चेन को बहुत आराम से हरा देती है। और अब चेन को भी ये बात समझ में आ जाती है कि वो अपनी इविल पर्सनैलिटी से नहीं जीत सकता। इसीलिए वो फैंग को अपने पास बुलाता है और उससे बोलता है कि वो जल्दी से जल्दी उस जगह से बाहर निकलकर पुलिस वालों को सियारा की असली लोकेशन के बारे में बता दे। तब फैंग भी इस बात को मान गया था। वो वहां से भागने लगता है और उस दौरान हम लोग देख पाते हैं कि चैन अपनी इविल पर्सनैलिटी का ध्यान भटका कर रखता है, ताकि फैंग वहां से सही सलामत निकल जाए और सियारा को असली दुनिया में बचाया जा सके। और फिर जब फैंग वहां से निकल जाता है तो हम लोग देखते हैं कि चैन वहां पर एक बंदूक लेकर अपने आप को ही शूट कर लेता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो अपने आप को शूट नहीं करेगा तो उसकी इविल पर्सनैलिटी बाहर निकल जाएगी, और अगर वो बाहर निकल गई तो वो भी बाहर की दुनिया में बहुत ज्यादा तबाही मचा सकती थी। और इसीलिए अब जैसे ही वो अपने आप को शूट करता है वैसे ही उसकी इविल पर्सनैलिटी भी मर जाती है। तब हम लोग असली दुनिया में देख पाते हैं कि अब जेम्स को भी होश आ जाता है और अब वो बिल्कुल फैंग की तरह बर्ताव कर रहा था, मतलब कि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था पर वो बहुत ज्यादा अच्छा भी था। और तब वो सियारा की असली लोकेशन के बारे में मिलिट्री वालों को बता देता है, जिससे सियारा को वक्त रहते रेस्क्यू कर लिया जाता है। जिसके बाद जब सियारा को ये बात पता चलती है कि चैन उस एक्सपेरिमेंट के दौरान खुद कोमा में फंसा रह गया है, तो ये बात जानने के बाद काफी ज्यादा दुखी होती है। और तब हम लोग मूवी के लास्ट सीन में चैन को देख पाते हैं, जो कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक वैसी ही एंडलेस टनल में फंस गया था जैसी टनल में वो जेम्स को निकालने के लिए गया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।